हम बात कर रहे हैं महान चित्रकार विंसेंट विलियम वैन गॉग की, जिन्हें हम उनके छोटे नाम वैन गॉग से भी जानते हैं। और वह एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और उत्तर प्रभाववादी कला में उन्होंने अपना नाम स्थापित किया। कलाकार के उत्तर प्रभाववादी चित्रकार के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ी और उन्होंने अपनी कला में भावनाओं को प्रधानता दी और खुद भी इतने भावुक किस्म के कलाकार थे कि हर वस्तु, हर व्यक्ति से वे भावनात्मक रूप से जुड़ते थे और फिर उन्हें अपने चित्रों में उकेरते थे। और मानसिक रूप से भी ये कहीं ना कहीं बीच बीच में बीमार होते रहे और ऐसी ही स्थिति में एक बार इन्होंने अपना कान भी काट डाला था। और इसी मानसिक बीमारी विषाक्तता से लड़ते लड़ते 37 वर्ष की आयु में इन्होंने स्वयं को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी थी। तो विंसेंट विलियम वैन गॉग और शॉर्ट नेम वैन गॉग, इनका जन्म 30 मार्च 1853 को ज़ंडर्ट नीदरलैंड्स में हुआ था और इनकी मृत्यु 29 जुलाई 1890 को 37 साल की उम्र में फ्रांस में ओवर-सुर उस में हुई थी। और इन्होंने स्वयं की गोली मार के आत्महत्या कर ली थी। और ये जाने जाते हैं मुख्य रूप से पेंटिंग और अपनी ड्राइंग्स के लिए। और इनके प्रमुख कार्यों की अगर बात करें तो द सॉरो, द पोटैटो ईटर्स। सॉरो इनकी प्रारंभिक मुख्य रचना में से है और उसके अतिरिक्त द पोटैटो ईटर्स जो 1885 में बनाई थी, सनफ्लावर्स जो 1887 में बनाई, बेडरूम इन आल्स 1888, द स्टेरी नाइट 1889, पोर्ट्रेट ऑफ डॉक्टर गॉशेट 1890, व्हीटफील्ड विद क्रॉस 1890। ऐसी और कई महत्वपूर्ण चित्र बनाए और मुख्य रूप से उत्तर प्रभाववाद के लिए जाने जाते हैं। इनकी अगर शैली की बात करें, मूवमेंट की बात करें, इज्म की बात करें और हिंदी में वाद की बात करें तो उत्तर प्रभाववाद के लिए जाने जाते हैं। और इनका जीवन, जैसा मैंने पूर्व में बताया, बड़ा संघर्षपूर्ण रहा। हॉलैंड के गटज्यूड या ज़ेंडर्ट नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। और कार्य इनका जो कार्य क्षेत्र है, जीवन का जो अधिकतम इन्होंने कार्य किया वो फ्रांस में किया। और साधारण परिवार से थे। इनके पिताजी पादरी थे और साधारण चेहरे मोहरे वाले व्यक्ति थे। और ये स्वयं को बड़ा खूबसूरत व्यक्ति नहीं मानते थे। वो ये जानते थे कि उनका चेहरा जो है थोड़ा सा, जिसको खूबसूरत चेहरा मानते हैं वैसा नहीं है। उनके मन में भी ये भावना थी और इसी वजह से वह एकांत प्रिय हो गए थे, लोगों से मिलना जुलना कम करते थे। परंतु लोगों के प्रति उनका अथाह प्रेम था, भावनाएं थी। खासकर उनका जो छोटा भाई थियो था, उससे जीवन पर्यंत ये पत्र के माध्यम से वार्तालाप करते रहे, अपनी भावनाएं उन्हीं के साथ शेयर करते थे। और वह भी इनको
जो भी सहायता कर सकते थे आर्थिक रूप से और कला के क्षेत्र में, वे उनकी सहायता करते थे। आरंभिक शिक्षा करने के बाद ये पेरिस के एक चित्र व्यापारी गुपिल की हैग की एक शाखा में इन्होंने नौकरी कर ली थी। चित्र व्यापारी था, आर्ट गैलरी थी, और उसकी एक आर्ट गैलरी में गुपिल हैग नामक व्यक्ति की आर्ट गैलरी में इन्होंने नौकरी कर ली। और इनका काम ठीक ठाक देख के इनको लंदन की दुकान में नौकरी पर हैग ने रख दिया। और यहाँ आने के बाद इन्होंने शुरुआती जीवन ठीक ठाक गुजारा। फिर वे जहाँ जिस मकान में रहते थे उसकी मालिक की लड़की से इन्होंने अपना प्रेम का इजहार किया, परंतु उसने दुत्कार कर उसको मना कर दिया। चूँकि भावनात्मक रूप से बड़े उच्चतम स्तर पर रहते थे, भावुक व्यक्ति थे, तो यहाँ उनका फिर मन नहीं लगा और फिर वे वहाँ से उनको हटाकर पेरिस की दुकान में या आर्ट गैलरी में भेज दिया गया। फिर उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी, कई स्थानों पे नौकरी की और स्कूल टीचर बनने का भी प्रयास किया। फिर जैसा कि इनके पिताजी जो थे वो पादरी थे, तो इन्होंने धर्मोपदेशक का भी काम किया और पादरी बनने का भी प्रयास किया। और बोरीनाथ खान वहाँ पे थी और वहाँ पे भी इन्होंने धर्मोपदेशक का काम करना शुरू किया। फिर यहाँ इन्होंने धीरे धीरे चित्रण का कार्य भी शुरू किया और वहाँ पे जो खान मजदूर होते थे उनके चित्र बनाने लगे। और इस समय जो इनका मन है उसमें धार्मिक भावनाओं, आकांक्षाओं और कलात्मक भावनाओं के बीच में एक तरह से द्वंद्व शुरू हो गया। और फिर इन्होंने अपनी प्रेरणाओं से चित्रण करना शुरू कर दिया कि धार्मिक भावनाएं, क्योंकि धर्म प्रचार कर रहे थे तो उससे संबंधित चित्र बनाएं या धार्मिक प्रचार से ही जुड़े रहें या फिर कला करें। तो इस बीच फिर इन्होंने अपनी भावनाओं को महत्वपूर्ण माना और इन्होंने अपनी प्रेरणाओं से चित्रण करने लगा। और फिर ये अपने छोटे भाई से भी मिले, उन्होंने भी इनको आर्थिक मदद की। तो इस तरह से इनका शुरुआती जीवन जो है बड़ा अस्थिर सा रहा। कहीं पर भी मैं ये स्थिर होकर कोई कार्य पूर्ण रूप से कर नहीं पाए। नौकरी मिली तो नौकरी में भी शुरू में काम किया, फिर जो मकान मालिक की बेटी से प्यार में ठुकराए जाने के बाद ये वहाँ से भी विचलित हो गए, वहाँ से काम छोड़कर और फिर धर्मोपदेशक का, टीचर का ये काम करने लगे। फिर इसके बाद इन्होंने अपने को कला की तरफ एक तरह से पूर्ण रूप से मोड़ दिया और उन्होंने हैग में ऑन्टन नामक गांव में जाके वहाँ वापस कला शिक्षा ग्रहण की और चित्रों में धार्मिक और सामाजिक महत्व के अलावा जो आर्ट के जो विभिन्न तत्व होते हैं, आर्ट से रिलेटेड विभिन्न एलिमेंट्स होते हैं, उनको सीखा और उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, एक तरह से उसकी तरफ काम किया। और इन्होंने अपने चित्रों में स्वच्छंद अंकन पद्धति से बड़ा ही प्रभावपूर्ण और सामर्थ्यवान चित्रण किया और करीब 1880 से 86 तक वैन गोग ने अपने जो चित्र बनाए उसमें मानवतावादी चित्रों की काफ़ी अधिकता थी। जैसे बताया कि वो खान के मज़दूरों के लिए खुद के जीवन को देखते थे, तो खान और खेत के जो मज़दूर होते थे, श्रमिक होते थे,
उनके जीवन को, उनके कष्टमय जीवन को, अनाथालय है और जो उनकी बस्तियों में वहाँ पे जो उनका जीवन स्तर होता था उसको वह रेखांकन करते थे। और एक डच, क्योंकि ये इनका जन्म नीदरलैंड में हुआ था, डच प्रदेश से थे ये, तो वहाँ के कलाकार जो है वो काले भूरे रंगों का उस समय प्रयोग अधिक करते थे। तो वही काले भूरे रंगों का इन्होंने प्रयोग किया और इनके चित्रों में दुख और निराशा के भावों से जुड़े हुए थे। भाई थियो इनको आर्थिक मदद कर रहे थे, पर इनका स्वयं का जीवन बड़ा कष्टमय और बड़ी संघर्ष से चल रहा था। और इसी समय का उनका जो एक चित्र है जो डच काल कहलाया जाता है, उस काल का एक प्रसिद्ध चित्र है आलू पक्षी या पोटैटो ईटर्स। इसके अलावा सौरव या ये दो चित्र इनके आरंभिक काल के चित्र थे और बड़ा इनका भावनात्मक रूप से बड़े प्रबल थे। तो किसी भी दुखी व्यक्ति को देखते थे तो उसके बारे में जुड़ जाते थे उससे और उन रेखांकन करते और फिर उनको चित्रों में परिणत करते थे। तो हम इन चित्रों के बारे में और अध्ययन करेंगे अपने अगले लेक्चर में। धन्यवाद।